हम बात करेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने सबको हिला दिया अपनी एक धमाकेदार थ्योरी के साथ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो अर्थ साइंस की सबसे बड़ी थ्योरी साबित हुई। एल्फ्रेड वेगनर से पहले 1500 में जब वर्ल्ड मैप को एक्यूरेटली बना लिया गया, तब एक मैप मेकर अब्राहम ऑर्टिलियस ने ऑब्जर्व किया कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन एक पजल की तरह फिट होती दिखती है। फिर 1800s में एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी भी ये कहने लगे कि कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग हो गए किसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट के बाद, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक मैप भी ड्रॉ किया। साथ ही फॉसिल के एविडेंस के आधार पर ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्वेस को भी ये लगा कि एक समय पर सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, और उन्हें लगा कि ये कनेक्शन लैंड ब्रिजेस के थ्रू हुआ। फिर 1912 में एंट्री होती है एल्फ्रेड वेगनर की, एक जर्मन साइंटिस्ट जो पोलर एक्सप्लोरेशन में ग्रीनलैंड में बिजी थे। उन्होंने मैप्स को देखकर सोचा, ये कॉन्टिनेंट्स तो परफेक्ट पजल पीसेस की तरह फिट हो रहे हैं। साउथ अमेरिका और अफ्रीका को देखकर उनके मन में भी अब्राहम ऑर्टिलियस की तरह कॉन्टिनेंट्स के जुड़े होने का ख्याल आया, और इस दिशा में उन्होंने सोचना शुरू किया। लेकिन एल्फ्रेड वेगनर एक मीटियोरोलॉजिस्ट थे जो एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए जाने जाते थे, और इसलिए जब उन्होंने अपनी इस थ्योरी को प्रपोज किया तो उस समय के जियोलॉजिस्ट ने इस आइडिया को बिल्कुल मानने से मना कर दिया। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाने वाले एल्फ्रेड वेगनर के इस आइडिया को। वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग आज से 250 मिलियन साल पहले सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ कनेक्टेड थे और पैंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म करते थे। साथ ही पैंजिया को सराउंड करता था एक सुपर ओशन जिसे उन्होंने पैंथेलासा कहा। लगभग 200 मिलियन साल पहले टिरासिक पीरियड में पैंजिया टूटना स्टार्ट हुआ। इनिशियली पैंजिया दो लैंड मासेस में टूटा, नेमली लॉरेशिया जो कि नदन पार्ट था जिसे अंगारा लैंड भी कहा गया, और गोंडवाना या फिर गोंडवाना लैंड जो कि सदर्न पार्ट था। इन दोनों पार्ट्स के बीच एक नया ओशन बेसिन भी खुला जिसे उन्होंने टेथीस सी कहा। आज के नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया अंगारा लैंड का हिस्सा थे, और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अरेबिया, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना का। और इसी दौरान लॉरेशिया में भी स्प्लिट देखने को मिला, जहां नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड इससे अलग हुए और अटलांटिक ओशन खुलना शुरू हुआ। इस इवेंट के लगभग 20 मिलियन साल बाद, यानी कि 180 मिलियन साल पहले, जुरासिक पीरियड में जब पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था, तब लॉरेशिया और गोंडवाना फर्दर ब्रेक होना शुरू हुए, और क्रिटेशियस पीरियड आते आते ये क्लियर हो गया कि नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड यूरेशिया से और दूर ड्रिफ्ट हो रहे हैं। वहीं लगभग 130 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका भी गोंडवाना से अलग होना शुरू हुआ और वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट होने लगा, जिसकी वजह से साउथ अटलांटिक ओशन का निर्माण हुआ। नेक्स्ट लगभग 120 मिलियन साल पहले इंडिया भी मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका और रिमेनिंग गोंडवाना यानी कि अफ्रीका से स्प्लिट हुआ और इंडियन ओशन बनने की शुरुआत हुई, और इंडिया ने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू की। अब आज से लगभग 85 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका भी स्प्लिट हुए और ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे ईस्ट की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ, और लगभग 50 मिलियन साल पहले इंडिया यूरेशिया से जा टकराया और हिमालयाज फॉर्म हुए, और हमें आज के करंट कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, आज भी कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थ अमेरिका आज भी वेस्ट की तरफ 2.3 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है। ऐसे ही साउथ अमेरिका भी 3.4 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है, और इंडिया भी यूरेशिया में और कोलाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हिमालयस की हाइट बढ़ रही है। अब एल्फ्रेड वेगनर ने अपने इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए 5 मेन एविडेंसेस दिए। सबसे पहला एविडेंस था कॉन्टिनेंट्स की शेप, जो एक दूसरे के साथ पजल की तरह फिट हो रहे थे, जिसे उन्होंने जिगसॉ फिट कहा, और उनके हिसाब से क्योंकि सभी कॉन्टिनेंट्स पहले एक साथ थे, इसलिए उनकी कोस्ट लाइन एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट होती है। नेक्स्ट, उन्होंने पाया कि ओशंस के अक्रॉस अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में सेम फॉसिल्स देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने देखा कि मेसोसॉरस नाम के डायनासोर का फॉसिल साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट्स में अटलांटिक ओशन के अक्रॉस है। इसी तरह अक्रॉस द ओशंस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में सिमिलर फॉसिल्स देखने को मिले। उनका तीसरा एविडेंस था रॉक्स। सेम तरह की रॉक्स भी फॉसिल की तरह अक्रॉस दी ओशंस उन्हें देखने को मिली। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा कि एपलेचियन माउंटेन्स जो नॉर्थ अमेरिका में हैं, उनका रॉक टाइप और स्ट्रक्चर
यूरोप के स्कॉटिश हाईलैंड के साथ मैच करता है, जैसे ये माउंटेन्स एक ही चेन का हिस्सा हों। ऐसे रॉक्स का अलाइनमेंट तभी पॉसिबल है जब दोनों एक ही लैंडमास का पार्ट रहे हों और लेटर अमेरिका ड्रिफ्ट करके अटलांटिक ओशन के अपोजिट साइड पर चला गया हो। उनका चौथा एविडेंस था ग्लेशियल डिपॉजिट्स। उनके अकॉर्डिंग साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर सिमिलर टाइप्स के ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिलते हैं, जिन्हें टिल्स या फिर टिलाइट्स कहा जाता है, जो बताते हैं कि ये सभी कॉन्टिनेंट्स कभी साउथ पोल के आसपास क्लस्टर्ड थे। जब पैंजिया का ब्रेकअप हुआ तो ये कॉन्टिनेंट्स अपनी करंट ट्रॉपिकल और टेम्परेट पोजीशन में ड्रिफ्ट हो गए, लेकिन ग्लेशियर्स के एविडेंस अभी भी इन कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद हैं। और उनका पांचवा और लास्ट एविडेंस था प्लेसर डिपॉजिट्स। देखिए, प्लेसर डिपॉजिट्स बेसिकली मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं जो पानी के फ्लो से एक जगह इकट्ठा यानी कि डिपॉजिट हो जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ऐसे प्लेसर डिपॉजिट्स जो एक जगह पाए जाते हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर भी मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड जैसे वैल्यूएबल मिनरल्स का प्लेसर डिपॉजिट्स साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्टल रीजन्स में मिला है। आज साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर गोल्ड अफ्रीका से ही आया होगा, क्योंकि साउथ अमेरिका में इस गोल्ड का कोई और सोर्स नहीं है। ये सेम डिपॉजिट दिखाते हैं कि कभी ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, तब ये मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाए। जब ये लैंड मासेस अलग हुए तो ये मिनरल डिपॉजिट भी अलग अलग जगह पर फैल गए। लेकिन दोस्तों, इतने सारे एविडेंस के बाद भी उनकी थ्योरी को 1910s में एक्सेप्टेंस नहीं मिली, जिसके पीछे मेन रीजन था फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। देखिए, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर तो रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इन कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कौन कर रहा है? इस ड्रिफ्टिंग की एनर्जी कहां से आ रही है और कैसे ये कॉन्टिनेंट्स इतने टफ ओशियानिक क्रस्ट को पुश कर रहे हैं? इनके अकॉर्डिंग इन कॉन्टिनेंट्स को मूव करने की फोर्स दो जगह से आ रही है। पहली थी रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसे उन्होंने पोलर फ्लीइंग फोर्स का नाम दिया। उनके अकॉर्डिंग ये फोर्स अर्थ की रोटेशन के कारण बनती है। वेगनर कहते हैं कि अर्थ की रोटेशन की वजह से कॉन्टिनेंट्स को पोल से दूर पुश किया जा रहा है, जैसे एक स्पिनिंग टॉप के एजेस पर चीजें दूर जाती हैं। एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट का यूज किया, जो था टाइडल फोर्सेस। वेगनर ने सजेस्ट किया कि मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल जो ओशंस में टाइड्स क्रिएट करती है, वो कॉन्टिनेंट्स को भी मूव कर रही थी। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ये टाइडल फोर्सेस इतनी स्ट्रांग थी कि ये कॉन्टिनेंट्स को धीरे धीरे ड्रिफ्ट करवा रही थी। अब 1910 तक सबको अर्थ की रोटेशन की स्पीड, अर्थ का मास, सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की नॉलेज थी, और इसी बेसिस पर उस समय के साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि अगर हम पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्सेस को 100 बिलियन सालों तक भी अर्थ पर लगाएं तो कॉन्टिनेंट्स को मूव करने जितनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। और हमारी अर्थ की एज सिर्फ 4.54 बिलियन ईयर्स है, हेंस ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उस समय के ग्रेट थिंकर्स ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और हर जगह से उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। कुछ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को जर्मैनिक स्यूडो साइंस कहकर रिजेक्ट कर दिया। वहीं बर्लिन में उनकी थ्योरी को मूविंग क्रस्ट डिजीज और वैंडरिंग पोल प्लेग कहा गया, और ऐसे साइंटिस्ट्स जिन्होंने उनकी थ्योरी को थोड़ा भी सपोर्ट किया उन्हें ड्रिफ्टर कहा गया। लेकिन दोस्तों, फिर भी उन्होंने उस समय पर मानी जाने वाली फिक्सेड थ्योरी यानी कि सॉलिड अर्थ थ्योरी को हिला कर रख दिया, और काफी सारे यंग एंड डायनामिक साइंटिस्ट ने ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट्स के बारे में सोचना शुरू किया। और ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे आर्थर होम्स, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग के सपोर्ट में कन्वेक्टिव करंट थ्योरी 1927 में दी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं और एल्फ्रेड वेगनर को कैसे उनकी डेथ के बाद रिकॉग्निशन